चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के प्रमुख हिस्से एनाटॉमी की शुरुआत की थी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोगों ने सीधे सेल कोशिका का रुख किया था और कोशिका के सिद्धांतों में हम लोगों ने कोशिका के निर्माण, कोशिका सिद्धांत और कोशिका की खोज किन लोगों ने की उसके विषय पर परिचर्चा की थी। उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आज की कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा पहला जो हिस्सा है कोशिका का वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस। हेडिंग डाल लीजिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जैसे अपार्टमेंट होता है ना, ठीक उसी तरीके उसी कारण से इसको कॉम्प्लेक्स या अपार्टस या अपार्टमेंट कुछ भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी, इस कारण से इसका नाम गोल्जी अपैरेटस कहा जाता है ना, गोल्जी का जो अपार्टमेंट है उस तरीके का गोल्जी अपैरेटस। 1898 ईस्वी में गोल्जी कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इसकी देखिएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्लियां, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की प्लास्टिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टच रहती है, उसे छूती रहती है तो उसके आसपास रहती है। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ कोशिकाओं में नहीं होता है, कुछ कोशिकाओं में नहीं होता है। मनुष्य में आरबीसीज जो है, लाल रक्त कणिका, आरबीसी लाल रक्त कणिका में, आरबीसी में यह नहीं पाई जाती है। लाल रक्त कणिका में यह नहीं पाई जाती है। लाल रक्त कणिका में आगे ब्रैकेट में लिखेगा लाल रक्त कणिका में यानी आरबीसीज में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। और ये प्रश्न हर परीक्षा में, हर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन बिल्कुल याद रखा कीजिए, नहीं पाई जाती है। देखिए ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेजर सिक्रेटरी ऑर्गन माना जाता है। सिक्रीशन इसका प्रमुख गुण है, यानी कि कोई भी चीज जो अंदर है उसे बाहर भेजने और बाहर से अंदर लाने में इसका प्रमुख योगदान है। ये लाइसोसोम के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं। लाइसोसोम अगली हेडिंग है आपकी, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। देखिए इसकी खोज डी डुवे ने की थी, ये तो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। डी डुवे है ना, ये सन था लगभग 1957-58 के आसपास इसकी खोज की गई थी। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने, जीव द्रव्य को यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, पूरा साइटोप्लाज्म है, उसे घुला देने या समाप्त कर देने की क्षमता होती है। घुला देने या समाप्त कर देने की क्षमता होती है। देखिए मेटाबॉलिज्म के समय, सेल मेटाबॉलिज्म के समय, सेल मेटाबॉलिज्म के समय व्यवधान उत्पन्न होने पर, व्यवधान उत्पन्न होने पर लाइसोसोम्स फट जाते हैं
और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अगली लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग। लिखिए अल्टमेन और बेंडा ने इसके खोज में प्रमुख योगदान दिया। इसके खोज में प्रमुख योगदान दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, या लिखिए यह साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में इधर उधर फैली रहती है। आपको वीडियो याद आ रहा है ना, जो मैंने वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें लाल रंग का वो कुछ दिख रहा था जो चारों तरफ इधर उधर था। तो ये कोशिका द्रव्य में इधर उधर फैली रहती है। ठीक है, आगे लिखिए। इसके अंदर इसके अंदर ऊर्जा निर्माण होता है। ऊर्जा निर्माण होता है। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। इसलिए इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। अगले लाइन को इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के टूटने से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के टूटने से 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपकी ऊर्जा का प्रमुख कारक है। यानी एक मॉलिक्यूल अगर बर्न होता है, टूटता है, तो उससे 36। लेकिन एक इसमें लिखिए, और क्रेब्स चक्र के दौरान 34 मॉलिक्यूल बनता है। क्रेब्स चक्र, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ तो 36, क्रेब्स थ्योरम लागू हुआ तो 34। अब क्रेब्स चक्र एडवांस साइंस है, इसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखिए कि एक ग्लूकोज में 36 तो क्रेब्स चक्र में 34। आगे लिखिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए केंद्रक। केंद्रक, देखिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। केंद्रक में केंद्रक छिद्र होते हैं। केंद्रक में केंद्रक छिद्र होते हैं। इसी से इसी से कोशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अधिकतर कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। अधिकतर कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। अधिकतर कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। एक केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को उपस्थित द्रव्य को केंद्रक द्रव्य
कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब ब्रैकेट में एक लाइन लिखेगा, जो पॉली न्यूक्लियस सेल्स होती हैं जिसके अंदर कई सारे केंद्रक होते हैं, लिखिए उसका उदाहरण लिख लीजिए। बहुकेंद्रक कोशिका के उदाहरण। लीवर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जहां पे पॉलीन्यूक्लियस पाया जाता है, लीवर के अंदर। ऑस्टियो क्लास्ट कोशिकाओं में भी, ऑस्टियोक्लास्ट में भी, और स्केलेटो मसल्स और उसके फाइबर में भी, कंकाल पेशीय जो फाइबर होता है उसमें भी पॉलीन्यूक्लियस पाया जाता है। ये प्रश्न कहीं पूछे जाने की संभावना नहीं है, परंतु अगर कोई पूछ दे तो एक आध उदाहरण आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही एक प्रश्न और बनता है केंद्रक से, कि केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता, कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जानते हैं क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण गुण? केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं ये नहीं कह रहा साइंस के हिसाब से, मैं इन जनरल आपके हिसाब से जानना चाहता हूँ कि केंद्रक को महत्वपूर्ण भाग बोलते हैं, है ना? उसका महत्वपूर्ण होना क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? सर, संवाहक के कारण। हाँ, क्या कह रही हैं? सर, डीएनए का संवाहक है इसलिए। अब डीएनए, चलिए आपके हिसाब से अच्छी बात है, डीएनए है एक महत्वपूर्ण कारक है। कोई और? पूरी पूरा संभालता है किसी कोशिकाओं को, क्योंकि ये मेन। कोशिका का लगभग 80%, 90% हिस्सा जो है वो केंद्रक में है। ठीक है, अच्छा कारण है। कोई और? कोई और बता सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे कि मैं अगर रॉबर्ट ब्राउन होता तो मैं ये मानता कि कोशिका के विखंडन में यह केंद्रक जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोशिका जब डिवाइड होती है तो वो इसका प्रमुख गुण है। क्योंकि इसके पीछे ये ऐसा नहीं कि यही गुण है, इसके अंदर और भी बहुत सारे गुण है केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर डीएनए को उपस्थित कराने की प्रवृत्ति है, नहीं होगा तो कैसे गुण जो है वो आगे जाएगा। तो इसका उत्तर मेरे पास ये है कि डीएनए, कुछ डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी रिसीव करती है, कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब उसकी अपनी डिकोडिंग होती है, अन्य माध्यम भी हैं। परंतु सेल डिवीजन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो केंद्रक का होता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग आज केंद्रक के विषय में बात ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम ही नहीं होते। डिवाइड नहीं होता तो फिर बच्चे से बड़े नहीं होते, बड़े से बूढ़े नहीं होते, है ना? तो धीरे धीरे जो लगातार प्रतिक्षण आगे चीजें चलती जा रही हैं, इसके पीछे कारण है केंद्रक। तो केंद्रक का एक महत्वपूर्ण गुण आपको लिख लेना चाहिए, वो क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, क्वालिटी, जो भी कह सकते हैं आप। कुछ कोशिकाओं में ये केंद्रक ही नहीं होता, जैसे आरबीसीज, लाल रक्त कणिकाएं। अच्छा है, नहीं होता, नहीं तो एक दिन में वो 4 लीटर खून का 400 लीटर बन जाता है ना? वो डिवाइड होता रहता। जैसे जैसे आगे जाते हम, वो डिवाइड होता जाता, आरबीसी जो है वो बढ़ती जाती फिर हमारे अंदर, अननेसेसरी। आगे लिखिए। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन नेटवर्क अलग होकर, कुछ क्रोमैटिन नेटवर्क में से कुछ धागे अलग होकर छड़ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र कहा जाता है। ये गुणसूत्र डीएनए और
डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। यानी कि गर्भ संस्कार का योग जब हो तो प्रोटीन की अपनी योग्यता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अंदर कोशिका से संबंधित समस्त इंफॉर्मेशन होती है, यानी कोशिका कैसी है, कब बनी, क्या हुआ, वो ब्लैक बॉक्स मानो आप उसे। कोशिका से संबंधित समस्त इंफॉर्मेशन होती है। ये आनुवांशिक गुणों को, डीएनए आनुवांशिक गुणों को यानी हेरिडिटरी यूनिट्स को आगे बढ़ाता है, हेरिडिटरी व्यवस्थाक्रम को आगे बढ़ाता है। लिखिए, न्यूक्लियस यानी केंद्रक आरएनए निर्माण में भी महती भूमिका निभाता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक इसके अंदर, किसके, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रिका होती है, केंद्रिका होती है। केंद्रिका होती है। देखिए, एक केंद्रक के अंदर कई गुणसूत्र हो सकते हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, क्रोमोसोम्स को। पेलिकल, बस आपको ये याद रखना है, क्रोमोसोम्स का हिस्सा पेलिकल्स, मैट्रिक्स, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड क्रोमैटिड। जो बाहरी जो झिल्ली होती है उसको पेलिकल बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है वो जाहिर सी बात है, मैट्रिक्स अंदर वाला भाग होगा। और क्रोमैटिड बोलते हैं उसके आगे और पीछे वाले हिस्से को, जिसे काटा जाता है। और यही जब बहुत महीन हो जाता है तो इसको क्रोमैटिन माटा बोला जाता है। इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस अब आगे लिख लीजिए, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। लिखिए, कोशिका विभाजन को विर्चो ने, VIRCHOW, विर्चो ने खोजा था। यह 2 प्रकार की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। यानी समसूत्री विभाजन इज इक्वल टू माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन इज इक्वल टू मियोसिस। माइटोसिस की स्पेलिंग MITOSIS और मियोसिस की MEIOSIS, ठीक है। लिखिए, इसके अलावा एक नए कोशिका विभाजन को भी खोजा गया है, जिसे असूत्री विभाजन बोलते हैं। असूत्री यानी एमाइटोसिस बोलते हैं। सामान्यतया यह कवकों में, शैवाल में होता है, यानी एल्गाइज वगैरह में देखा जाता है। लिखिए, माइटोसिस, बस छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, माइटोसिस। माइटोसिस में लिखिए, ये दो हिस्सों में बंटती, एक कोशिका के 2 हिस्सों में बंटने को माइटोसिस बोलते हैं। इसकी अवस्थाएं माने किस किस तरीके से बंटती है। पहली है इंटरफेज, जिसको रिलैक्सिंग मोड भी बोला जाता है। इंटरफेज दूसरा है प्रोफेज। पहले वाले में थोड़ा पानी पानी सा दिखता रहेगा, प्रोफेज में ये धीरे धीरे जो है वो निर्जलीकरण होना शुरू हो जाता है। पानी जो है वो, कोशिका जो है वो धीरे धीरे ड्राइनेस की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर तीसरा लिखिए मेटाफेज।
चौथा एनाफेज, और पांचवा है टेलोफेज। टेलोफेज, टेलोफेज। अब ये क्या हुआ, इससे केंद्रक जो था न्यूक्लियस वो दो हिस्सों में बढ़ गया। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि एनाफेज से लेके मेटाफेज टेलोफेज तक का जो पांचों नाम है वो याद रखना है। अब केंद्रक जब बट गया, केंद्रक कोशिका के अंदर था ना, अब पूरी कोशिका धीरे धीरे अलग होगी। तो कोशिका का जो द्रव्य है, जो कोशिका का जो लिक्विड है या अन्य जो पदार्थ है, उसके विखंडन को क्या बोलते हैं, ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखिए, केंद्रक के विभाजन के उपरांत, केंद्रक विभाजन उपरांत कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटो शब्द जहां भी आएगा उसे याद रखिएगा कि ये कोशिका से संबंधित है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, स्पेलिंग है CYTOKINESIS, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई विशिष्ट इसमें बात है नहीं जो आपको बहुत जानने की आवश्यकता है। अगर आप इसको सिर्फ समसूत्री और अर्धसूत्री को पढ़ेंगे ना, तो अपने आप में ये कम से कम 2 महीने का लेक्चर है। अब आप लोग थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल देख के मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग इसको समझ तो पाए नहीं है, पर लिख लिया आप लोगों ने, है ना। तो लिखिए, एक तरफ समसूत्री, एक तरफ अर्धसूत्री। हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ समसूत्री विभाजन, एक तरफ अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री विभाजन में लिखिए, एक तरफ समसूत्री, एक तरफ अर्धसूत्री। लिखिए, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में, जो काया, जो शरीर युक्त कोशिकाएं हैं, उसमें होता है। इससे इससे जीवों में मरम्मत होती है। जैसे आप छींके तो आपकी कई सारी कोशिका मर गई, तो वापस जो है ये कोशिका वापस बटेंगी, तभी तो वापस से आप ठीक होंगे। किसी ने आपको एक झापड़ जोर से मारा तो आपके गाल के आसपास की कोशिकाएं कई सारी निपट गई। ठीक है, आप कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कई सारी कोशिकाएं समाप्त हो गई। तो फिर वो कोशिकाएं टूट फूट जो हुई, आप जिम करने गए, आपने 10 आपको डंबल मारना था, आपने 20 किलो का मार के और बॉडी बना के चले आए, फिर रात भर दर्द से करा रहे हैं आप, क्योंकि कोशिकाएं मरी हैं। तो वो टूट फूट होके वो वापस से ठीक होगी। तो वो कैसे ठीक होगी, वो कोशिका नई बनेगी, तभी तो टूटी हुई वाली को हटाया जाएगा। जैसे घर की ईंट है, ईंट अगर टूट जाए तो ईंट नई कहाँ से लाओगे, भट्टे से। अब अपना भट्टा तो वो कोशिका ही है, उसे ही प्रोड्यूस करना है। तो ये समसूत्री विभाजन के तहत आता है। अर्धसूत्री में लिखिए, देखिए ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, जिससे एक पीढ़ी का गुण दूसरे वाले में जाता है। अब आधी बात तो यहीं से क्लियर हो गई होगी आपको कि हम लोग दिन प्रतिदिन हमारी डिपेंडेंसी समसूत्री पे है ना। हमारी डिपेंडेंसी अधिकतर समसूत्री पे है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, माइटोसिस। आगे लिखिए, समसूत्री विभाजन एक ही चरण में पूर्ण हो जाता है, एक ही बार में पूर्ण हो जाता है। और अर्धसूत्री को 2 बार ब्रेक डाउन होना पड़ता है, यानी 2 चरणों में यह पूर्ण होती है। देखिए, इसमें समसूत्र में लिखे, इसमें गुणसूत्रों का बहुत आदान प्रदान नहीं होता, इसमें गुणसूत्रों का बहुत आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि अपनी ही तो बात है, शरीर के अंदर अपने ही सेल में चल रही चीज है। और अर्धसूत्री में गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। देखिए, इसके समसूत्र में लिखिए, इसमें जो नई कोशिका बनती है उसके गुणसूत्र पुरानी वाली या मातृ कोशिका के जैसे ही होते हैं। इसमें जो नई कोशिका बनती है वो मातृ कोशिका के जैसी ही होती है, और उसमें माता पिता दोनों का गुण आ जाता है ना अर्धसूत्री वाले में। तो उसमें नई कोशिका बनती है ना, माता जैसा बिल्कुल हू बहू माता जैसा तो बच्चा दिखता नहीं है, या पिता जैसा तो दिखता है, थोड़ा बहुत तो अंतर है ही है, आवाज में, आंखों में, नाक में, सब चीज में। तो यानी वो नया नया सिस्टम बना। उसमें लिखिए, अर्धसूत्री में लिखिए, इसमें इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है।
अब समसूत्री में लिखिए, ये इसके टूटने से या इसके होने से दो संतति बनती हैं, दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। यानी एक बार एक कोशिका टूटती है तो दो हिस्सों में टूटती है, और अर्धसूत्री में चार संतति कोशिकाएं बनती हैं, चार संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। अब समझ में आ गया ना समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर क्या है ना। वो क्या हो रहा है, अर्धसूत्री पूरा पूरा अपने माता पिता के गुणों को नए बच्चे के निर्माण की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। और यहाँ डे बाय डे यूज में जो हो रहा है वो समसूत्री है। समसूत्री आपके लिए चल रहा है, और अर्धसूत्री होगा तो एक नया बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, एक नई कोशिका बन के आएगी। तो अर्धसूत्री बहुत मतलब बहुत कम होता है, और समसूत्री जो है वो डे बाय डे प्रतिदिन आपके शरीर में चलता चलता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कोशिका सिद्धांत के मूलभूत गुणों को आप लोग जान चुके हैं, और कोशिका को आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है कोशिका नामक टॉपिक। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, टिश्यू। अगली हेडिंग है आपकी टिश्यू। कोशिका सिद्धांत के विषय में बस आपको इतना याद रखना है कि कोशिका को किसने खोजा, किस किस तरीके से कोशिकाएं कार्य करती हैं, कोशिका के मूल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस है ना, साइटोप्लाज्म, और ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके पार ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत मतलब डीप आ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगा एनाटॉमी की डिपेंडेंसी, सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ इतनी है कि आप कोशिका और कोशिका से संबंधित मूल बातों को जानना है बस। इसके पार इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी जो आपको परेशान करेगा। हाँ, ये जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इसकी डिपेंडेंसी अष्टांगा योगा पे कैसे है, तो समाधि और धारणा और ध्यान, जब इसका वर्णन आप करेंगे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बहुत हद तक आपके शरीर से संबंधित है। आपके अष्टांग योग और आपके शरीर, इन दोनों का आपसी संबंध, आपसी तालमेल जरूर है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग टिश्यू। देखिए हेडिंग डाल लीजिए टिश्यू, ऊतक को। देखिए कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं। लिखिए, इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान, इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी कहते हैं। HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी कहते हैं, अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखिए यह मूलतः चार प्रकार का होता है, मूलतः चार प्रकार का होता है। कौन होता है? पहला लिखिए इपिथीलियल टिश्यू, इपिथीलियल टिश्यू। दूसरा लिखिए मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा लिखिए तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। और चौथा लिखिए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि अब बस मतलब इंट्रोडक्शन में इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ऊतकों के कितने, मतलब ऊतकों के प्रकार का जो अध्ययन है वही सारा अध्ययन डिपेंड करता है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। EPITHELIAL, एपिथेलियल टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं उपकला। कला का मतलब आप समझते हैं क्या है? कला का मतलब होता है आवरण, जो किसी चीज को घेरे हुए है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कलात्मक, कलाएं। जैसे एक नर्तक होता है, डांसर जो है,
उसका उसकी मूल पर्सनालिटी जो है वो चाहे जैसी भी हो, उसके ऊपर जो पर्सनालिटी हावी है वो है उसका डांसिंग गुण। एक सिंगर जो है वो इसलिए ज्यादा मशहूर है क्योंकि वो सिंगर है, उसके उसका एक गुण ऐसा है जिसके कारण से आप उसको जानते हैं। तो उसके अंदर ही तो वो पूरा छुपा बैठा बैठा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगर जो है वो सिर्फ गाना ही गाता हो, वो कभी गुस्सा नहीं होता हो, होता होगा ना। लेकिन आप उसको उसके गुस्से के कारण नहीं जानते, आप उसको उसके गुण के कारण से जानते हैं। वो कला है। तो उपकला का मतलब हो गया यानी कला के पीछे वाली चीज। ठीक है, इपिथीलियम। तो हमें क्या करना है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है हम उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका कार्य क्या है, अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर और अंदर दोनों तरीके से उसको संगठित करना, बचा के रखे रहना, उसको उसको सुरक्षा प्रदान करना। हेडिंग डाल के रखिए इपिथेलियम टिश्यू। लिखिए, देखिए यह ऊतक पतली परत का निर्माण करता है, बाहरी और आंतरिक पतली परत का निर्माण करता है। बाहरी और आंतरिक, आउटर लेयर और इनर मोस्ट लेयर का निर्माण करता है, निर्माण करता है। देखिए ये कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं बहुत पास होती हैं। बहुत पास का मतलब इतनी पास होती हैं कि आपको अगर मैं समुद्र में डुबो दूं तो आप जितने किलो के डूबे थे उतने ही बाहर निकलोगे। ऐसा नहीं कि फूल के 50 किलो हो जाओगे। जिंदा हो तो मर जाओगे, तब की तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जिंदा हो तो नहाते समय ऐसा तो होता नहीं ना कि पानी आपके शरीर से घुस के खून में मिल जाए। ऐसा तो होता नहीं, क्यों बच जाते हो? स्किन आपकी सुरक्षा कर रही है ना। तो स्किन इसका बेहतरीन उदाहरण। एक और उदाहरण है जो बड़ा शानदार है। मांसाहारी लोग जो मांस का सेवन करते हैं, भूख लगने पे पेट उनके ही मांस को क्यों नहीं पचा लेता है? इसलिए नहीं पचा पाता है क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट के अंदर है, जो मांस को बड़े आसानी से पचा सकता है, वो इसलिए नहीं पचा पाता है क्योंकि एक लेयर है जो उसे अंगों को छूने ही नहीं देती है, ऑर्गन्स को छूने ही नहीं देती। इंटरनल लेयर जिसे बोलते हैं, पेट के अंदर है ना। जैसे आप मानो, आप अपने कमरे को देखो, चारों तरफ आपकी जो दीवारें है ना, आप मानो पेट के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, आप मान लो मुर्गी के टुकड़े के जैसे हो और आप पेट के अंदर आ चुके हो। और ये चारों तरफ की जो दीवारों पे कलर दिख रहा है ना आपको, ये कलर है आपका एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण। इस कलर के कारण से या इस दीवार के कारण से हम लोग जो है अंदर ही मतलब हमारा हम पच सकते हैं, परंतु ये बाहर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग नहाते हैं तो भी हमें पानी हमारे शरीर में अंदर नहीं प्रवेश करता है, और भी बहुत सारा गुण है इसका। आगे लिखिए, ये ये टिश्यू ये टिश्यू डिफ्यूजन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, इन तीनों में सहायता प्रदान करता है। यह ऊतक, हिंदी में लिखने वाले लोग लिख सकते हैं डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे, विसरण, विसरण बोलते हैं डिफ्यूजन को। ये ऊतक विसरण में, और सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब तो जानते हैं, ये श्रावण, स्राव होना, कुछ चीज बहना, सिक्रीशन और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन में सहायता प्रदान करता है। चलिए एब्जॉर्प्शन का उदाहरण दीजिए मेरे को। एब्जॉर्प्शन का बेहतरीन उदाहरण क्या है? ये तेल लेके लगाते हो ना, तेल सर के ऊपर वो क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब ही तो हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और सिक्रीशन का, वही जो पसीना बाहर आ जा रहा है वो सिक्रीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके इन दोनों का उदाहरण। आगे लिखिए, ये ये कोशिकाएं, ये ऊतक सामान्यतया, तो आपको देखते देखते बिल्कुल आंखें, ये ऊतक मूलतः चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है, यानी कि ऊतक खुद ही चार प्रकार का, उसमें एपिथेलियल, एपिथेलियल भी चार प्रकार। पहले हिंदी वाले लोग लिख लीजिए ताकि आपको कठिनाई ना हो, बाद में अंग्रेजी वालों को भी बता दूंगा। तो हिंदी वाले लोग लिख लें शल्की, शल्क जिसका होता है शल्की। दूसरा है स्तंभ, स्तंभाकार। फिर क्यूबाइडल का मतलब होता है घन के जैसा, घनाकार, घनाकार। और तीसरा है पक्षमल या पक्षाभी।
अब हिंदी कठिन होगी है ना, तो इसकी अंग्रेजी आसान होती है। पक्षमाभि का मतलब या पक्षाभि का मतलब होता है सीलिया, सीलिएटेड जिसको बोलते हैं। सीलिया का मतलब जो बाल, छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना, बाल जैसी संरचनाएं जो होती हैं, उसको सीलिएटेड बोलते हैं। तो शल्की का क्या हुआ? स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्तंभाकार का हो गया, स्तंभ का मतलब होता है जो खंबा, खंबा का मतलब कॉलम, कॉलमनर। क्यूबॉइडल हो गया आपके घन का, और सीलिएटेड हो गया आपके पक्षाभि का, पक्षाभि का। इन सब का उदाहरण लिख लीजिए। पहले वाले को लिखिए, शल्की का उदाहरण लिखिए। ब्लड वेसल्स में, एल्वोलाई में, एल्वोलाई में, एल्वोलाई में उपस्थित होती है। आगे लिखिए, कॉलमनर का लिखिए, कॉलमनर का। छोटी आंत में, छोटी आंत में उपस्थित होती है। क्यूबॉइड का लिखिए, किडनीज में, किडनी में। और आपके ये पसीने वाली ग्रंथियां जिसको श्वेत ग्रंथि बोलते हैं, स्वेटरी ग्लैंड्स में। लार ग्रंथियों में, स्लैवरी ग्लैंड्स में। और सीलिएटेड जो होती है, सीलिएटेड, सीलिएटेड, ये म्यूकस श्वास नली के आसपास पाई जाती है, श्वास नली के आसपास पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, चारों का अपना गुण होता है। जब भी योगा स्टडीज हम कर रहे होते हैं तो हमें इन चारों तरीके के ऊतकों को समझ के कार्य करना चाहिए। आप देखिए, जब भी आप जैसे दंड धौती कर रहे हैं, तो दंड धौती जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दंड धौती जो है वो आप बड़ा सा डंडा लेते हैं और फिर पेट की तरफ भेजते हैं। वहीं पे जब आप क्या कहते हैं, वस्त्र धौती करते हैं, तो वो इस पे काम करेगा, वो आपके स्क्वैमस पे भी काम करेगा, क्यूबॉइडल पे भी काम करेगा, एपिथेलियम पे भी काम करेगा। तो आपको डिपेंड कराना है कि किसके, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार मुंह में छाले पड़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा है जो सिक्रीट होना चाह रहा है, परंतु उसके पास मल इतना ज्यादा है उस शरीर में कि वो बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है। अब जब बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? तीनों चारों ऊतकों पे काम करना होगा, तीनों चारों ऊतक को सेट आउट करना पड़ेगा। अब उसे सेट करने के लिए आपको वस्त्र धोती का उदाहरण लेना चाहिए। वस्त्र धोती इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर मान लीजिए बिल्कुल बिल्कुल ही साफ करना है अच्छे तरीके से, तो पेट के पहले सारे एसिड को बाहर निकालिए। सारे एसिड को बाहर निकालने का बेहतरीन तरीका है वमन करा देना। ठीक है, वमन कराना। किसी व्यक्ति को टेंशन, डिप्रेशन हो रही हो, इंसोम्निया हो रहा हो, तो ऐसे में अगर हाई बीपी ना हो, लो बीपी से टेंशन हो रही हो। देखिए, टेंशन दो तरीके से होती है। एक होता है टेंशन के चक्कर में लो बीपी हो जाता है, और एक होता है हाई बीपी के चक्कर में टेंशन हो जाता है। तो दोनों में अगर लो बीपी वाला टेंशन है तो वमन करा दीजिए आप। उल्टियां जो होती है, पानी पिलाया, पानी पिला के थोड़ा सा एक्सरसाइज करा के वमन करा दीजिए। उसके बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन इंस्टेंट नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, पेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर, ऊतक का कल्चर सिर्फ दो हिस्सों के कारण से योगा एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। पहला कारण है किडनी, और दूसरा कारण है स्टमक, पेट। किडनी क्यों? क्योंकि किडनी के आसपास का भी जो ऊतक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अब एक मेरे को पेशेंट मिला था सन 2015-16 में लक्ष्मी नगर में। मैं आज तक उस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब वो पेशेंट मुझे, पता नहीं कहाँ गया वो, लेकिन वो हमारे सेंटर में, लक्ष्मी नगर में उन दिनों सेंटर हुआ करता था। तो आया और आके बोले कि हमें बताइए, हमें जो है एक परेशानी, और वो परेशानी है पॉलीयूरिया की। मतलब मैं 1 घंटे में मुझे कम से कम 12-14 बार यूरिन करने जाना पड़ता है ना। आधा जीवन मेरा पेशाब करते करते निकल गया। मैंने अब आप सोचिए कि ये बीमारी और कैसे कैसे शुरू हुई थी। वो शुरू हुई थी, और बोले बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्टों को मैंने दिखा लिया, नेफ्रॉन्स में भी कोई वो इशू नहीं आता है, बस पता नहीं क्यों आता है और ये क्यों हो रहा था। इस मतलब मैंने हर एंगल पे इस पे काम किया है, और मेरे पास जीवन में कुछ फेलियर केसेस मेरे पास अभी भी हैं, जिनकी फाइलें मैं अभी भी खोजता हूँ कि कुछ कारण मिले तो मैं ढूंढ के ले आऊं। मुझे नहीं पता चला, और भी बहुत सारे पॉलीयूरिया के केसेस मैंने ठीक किए हैं, परंतु वो व्यक्ति न जाने क्यों ऐसा था
कि उसको हर घंटे पेशाब आता था, किडनी विडनी में भी कोई परेशानी नहीं थी, डरा सहमा भी नहीं लग रहा था, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। लेकिन वो बताया, और मेरे को जितने देर में वो ये बातें बता रहा था उतने में ही 4 बार चला गया वो, है ना, कि मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आगे बता। तो बस इतना बोलता कि हाँ ठीक है सर, ऐसा है कि मैं जब भी कुछ कर रहा होता हूँ तो मेरे को यूरिन आ रहा होता है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मेरे को मतलब मतलब बहुत सारी चीजें। मैंने बोला फिर घर से कार तक कैसे है, यहाँ तक कैसे है? तो बोले कहीं अगर ऐसा हो कि टारगेट ओरिएंटेड हो तो मैं मतलब कर सकता हूँ कि अगर मैं कहीं जाना ट्रैवल कर रहा हूँ तो दिमाग भटका तो लेकिन, तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टिश्यू कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन जरूर करना चाहिए। कोशिका जो है, क्योंकि आप एक सेट कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं ना, ऊतक का मतलब क्या है कि आप कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कोशिकाएं ही हैं, ये कोशिकाएं यानी सेल्स ही है जो परेशान होती है तो व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। ठीक है, कोशिकाएं ही जब असंतुलित होती हैं तो व्यक्ति कैंसर जैसे रोगों से प्रताड़ित होना शुरू हो जाता है। आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है अपने आप को इस तरीके से तैयार करना कि आप योग्य हो सकें। ठीक है, और इन चीजों को समझ सकें। आगे लिखिए, क्या क्या लिख लिया हमने? 4 लिख लिया। अब आगे लिखिए संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू लिखिए, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कनेक्शन का या संयोजन का कार्य करते हैं। कनेक्शन का या संयोजन का कार्य करते हैं। ये लिक्विड और सॉलिड दोनों रूपों में रह सकता है। लिक्विड और सॉलिड दोनों में रह सकता है। मूलतः इसे 3 भागों में बांटा जाता है। मूलतः इसे 3 भागों में बांटा जाता है। मूलतः इसे 3 भागों में बांटा जाता है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू या लिक्विड टिश्यू। लिक्विड टिश्यू, लिक्विड टिश्यू। देखिए आप अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यह ऊतक, यह ऊतक सर्वाधिक मात्रा में होता है और इसमें दो तंतु मिलता है, 2 तार मिलता है, सफेद और पीला। प्लाज्मा सेल्स इसका प्रमुख उदाहरण है। प्लाज्मा सेल्स इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, और एडिपोज यानी कि फैट टिश्यू, फैट टिश्यू भी इसका प्रमुख उदाहरण है। फैट टिश्यू भी इसका प्रमुख उदाहरण है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। स्केलेटल टिश्यू दूसरा जो है, स्केलेटल टिश्यू दूसरा प्रकार। देखिए यह हार्ड ऊतक होता है जिससे अस्थियों का निर्माण होता है। यह हार्ड ऊतक होता है जिससे अस्थियों का निर्माण होता है। इससे इससे कार्टिलेज और बोन्स दोनों बनती हैं। कार्टिलेज और बोन्स दोनों बनती हैं। और इसका तीसरा प्रकार है फ्लूइड, तो उसका बेहतरीन उदाहरण है ब्लड। फ्लूइड का उदाहरण हो गया ब्लड। ठीक है,
अब बस इन्हीं इन्हीं दो हिस्सों पे अब हम रुकेंगे और यहाँ से एक नए दिशा की तरफ मुड़ा जाएगा। इसको यहीं रोके रहिएगा, इस पॉइंट को। अब हम लोग मुड़ जाएंगे ब्लड और बोन्स की तरफ और उसको उसमें डाइव करके वापस आएंगे यहीं से, और फिर टिश्यू को आगे लेके चला जाएगा और चलेंगे फिर तंत्रिका तंत्र की तरफ, ठीक है, नर्वस सिस्टम की तरफ। और साथ में आपका कनेक्टिव नर्वस हो गया और एपिथेलियल हो गया। इन्हीं इन्हीं तीनों चारों के आधार पे हम लोग फिर मतलब अभी एक बार ब्लड को और बोन्स को एक्सप्लोर करके आते हैं कि क्या क्या है इसमें, कितना कितनी इसमें जो है साइंसेस हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप डाल के रखिए ब्लड। ब्लड, कल से हम लोग ब्लड का अध्ययन शुरू करेंगे, ब्लड को जानेंगे समझेंगे और उसके बाद हम लोग फिर बोन्स को पढ़ा जाएगा, फिर वापस आएंगे टिश्यू पे, फिर वहां से मस्कुलर टिश्यू को उठाया जाएगा और नर्वस टिश्यू को उठा के कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिना ब्लड के जाने आप अपने जीवन में अच्छे योगाचार्य बन ही नहीं सकते। अगर आप ब्लड को नहीं जानते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स नहीं जानते हैं, कैसे ब्लड रिपोर्ट्स एनालाइज किया जाए और कैसे आसनों का चयन किया जाए कि उस ब्लड रिपोर्ट पे प्रॉपर इम्पैक्ट क्रिएट करे, तब तक आप अच्छे योगाचार्य नहीं बन सकते। तो योगाचार्य बनने का नैसर्गिक गुण है कि आप ब्लड को जाने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।